नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले अगर आपने स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज नहीं देखी है तो वो भी देख लें, और सबके अलग अलग पार्ट, चाहे वो VI हो, HI हो या फिर MR हो या IDD जिसे आप बोलते हैं, सबके अलग अलग पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सहायता, समूह चर्चा या फिर लिखित कार्य? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दृश्य श्रव्य सहायता। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता का अर्थ है पूर्ण सुनाई न देना, आंशिक या पूर्ण सुनने में असमर्थता, केवल उच्च आवृत्ति सुनने में समस्या, केवल निम्न आवृत्ति सुनने में समस्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक या पूर्ण सुनने में समर्थता। हमारे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चनों की एक श्रृंखला अपलोड की गई है, जो शायद YouTube इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए खासकर इतने सारे वीडियो और इतने सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक सहायक है? ब्रेल मशीन, श्रवण यंत्र, स्क्रीन रीडर या फिर व्हील चेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण यंत्र, यानी श्रवण यंत्र जो होता है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वो बच्चे सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता का पता लगाने के लिए नवजात शिशुओं में कौन सा परीक्षण किया जाता है? न्यूरोसाइकोलॉजी टेस्ट, ब्रेन स्टेम, एक्वायर्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री यानी BERA या फिर केस स्टडी या फिर डेवलपमेंट स्केल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी BERA टेस्ट जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए क्या आवश्यक है? अलग कक्षा, सामान्य कक्षा में विशेष सहायता, केवल स्कूल, विशेष स्कूल, कोई सहायता नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामान्य कक्षा में विशेष सहायता। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तेज आवाज़ में बोलना, स्पष्ट और धीरे बोलना, केवल लिखित सामग्री, समूह में पढ़ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और धीरे बोलना। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी भाषा सहायक हो सकती है? ब्रेल, सांकेतिक भाषा, सामान्य भाषा या फिर केवल लिखित भाषा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांकेतिक भाषा, जिसे इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित के कारण बच्चों में क्या समस्या हो सकती है? दृष्टि दोष, भाषा और संचार में कठिनाई, शारीरिक अक्षमता या फिर बौद्धिक कमी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा और संचार में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कक्षा में कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है? खिड़की के पास, शिक्षक के सामने, कक्षा के पीछे, बीच में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षक के सामने, ताकि बच्चे और शिक्षक के बीच जो है अच्छे से भावों का संचार हो सके, क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको जो है साइन लैंग्वेज के माध्यम से सिखाया जाता है। इसलिए जब वो शिक्षक के सामने रहेंगे तो वो किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करते हैं या किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इससे बच्चों को समझने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी नहीं है? कॉक्लियर इम्प्लांट, श्रवण यंत्र, ब्रेल प्रिंटर, FM सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रेल प्रिंटर, क्योंकि ब्रेल प्रिंटर का जो यूज होता है वो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए होता है, उनके लिए सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिकता को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। तो कमेंट में लिख के बताएंगे वो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने स्पेशल HI की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि जो श्रवण बाधिता होती है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता का निदान करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है? केवल मौखिक निर्देशन, दृश्य संकेत और इशारे, तेज आवाज में पढ़ना, लिखित परीक्षा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य संकेत और इशारे। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है? दृष्टि प्रशिक्षण, प्रारंभिक हस्तक्षेप, शारीरिक परीक्षण या फिर बौद्धिक प्रशिक्षण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता वाले बच्चों के लिए कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? शोर कम करना, ऑडियो सहायता का उपयोग करना, तेज और स्पष्ट बोलना, दृश्य सामग्री देना? तो इसमें कहा गया है क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी प्रश्न पढ़े तो इसमें वो भी ध्यान देना चाहिए कि सेंटेंस निगेटिव है या फिर अफर्मेटिव, यानी नहीं है या फिर नहीं का उपयोग नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें तेज और स्पष्ट बोलना, यानी श्रवण बाधिता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी कक्षा में जो है तेज और स्पष्ट जो है नहीं बोलना चाहिए, तेज और अस्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षक को क्या सिखाना चाहिए? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शारीरिक व्यायाम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलगाव, सामाजिक एकीकरण, केवल शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल सुनने पर, सुनने और बोलने पर, केवल बोलने पर, दृष्टि पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुनने और बोलने पर जो है श्रवण बाधिता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता या श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपकरण बोलने में मदद करता है? स्पीच ट्रेनर, ब्रेल रीडर, स्क्रीन रीडर या फिर व्हील चेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पीच ट्रेनर जो है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए बोलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कक्षा में शोर का स्तर कितना होना चाहिए? उच्च, मध्यम, न्यूनतम या फिर कोई प्रभाव नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूनतम होना चाहिए। जो कक्षा में शोर का स्तर होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मौखिक प्रशिक्षण, लिखित प्रशिक्षण, दृश्य प्रशिक्षण या फिर गणित अभ्यास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौखिक प्रशिक्षण, यानी साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको सिखाना चाहिए या समझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण हानि से पीड़ित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त संचार साधन क्या है? रेडियो, सांकेतिक भाषा, टेलीफोन, पत्र लेखन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सुनने वाले व्यक्ति की न्यूनतम श्रवण सीमा क्या होती है? तो जो सामान्य सुनने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो न्यूनतम श्रवण सीमा होती है वो 0 dB होती है। तो dB का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, कॉक्लियर इम्प्लांट किसके लिए प्रयुक्त होता है? दृष्टि सुधार, श्रवण सुधार, मानसिक विकास या फिर भाषाई विकास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण सुधार। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एफएम सिस्टम किसके लिए सहायक होता है? सुनने में, देखने में, चलने में या फिर पढ़ने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनने में जो है एफएम सिस्टम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अर्धगोलाकार, गोलाकार, पंक्तिबद्ध या फिर वर्गाकार? तो इसका जो राइट आंसर होता है अर्धगोलाकार। यानी अगर ऐसी कक्षा होगी तो यहाँ पर जो टीचर बताएगा तो उसके जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाएगा तो उसके द्वारा जो की गई एक्टिविटी होती है वो सभी छात्र आसानी से देख सकते हैं। इसलिए जो है श्रवण बाधितों के लिए जो कक्षा का आकार होना चाहिए वो अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फीयर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? श्रवण के द्वारा, दृष्टि, स्पर्श या फिर गंध के द्वारा? तो दृष्टि के द्वारा जो है श्रवण बाधित बच्चे सीखते हैं। सुनने की शक्ति मापने की इकाई क्या होती है? मीटर, लीटर, डेसिबल या फिर ग्राम? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी ये डीबी का फुल फॉर्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा संचार अधिक प्रभावी है? मौखिक, सांकेतिक, टेलीफोनिक, रेडियो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चों में भाषा विकास तेजी से होता है? 0 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष या फिर 7 से 10 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 3 वर्ष में जो है बच्चों में भाषा विकास सबसे तेजी से होता है। कॉकलियर इम्प्लांट किस अंग से संबंधित है? आँख, कान, नाक या फिर जीभ से? तो जो कॉकलियर इम्प्लांट होता है वो कान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमेट्री परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दृष्टि मापन, श्रवण मापन, रक्तचाप मापन या फिर तापमान मापन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण क्षमता मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? श्रवण या मौखिक विधि, लिखित विधि या फिर मौन शिक्षण विधि, केवल अभ्यास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण व मौखिक विधि। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में संप्रेषण किसके द्वारा होता है? ध्वनि, संकेत, लिखित भाषा, चित्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकेत। अगला क्वेश्चन है, श्रवण हानि की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? ब्रेन स्कैन, BERA टेस्ट, ECG टेस्ट, एक्सरे? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा BERA टेस्ट। इससे संबंधित हमको लगता है शायद पहला ही क्वेश्चन कराया गया है और इसका फुल फॉर्म भी बताया गया था कि BERA का फुल फॉर्म क्या होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी लिपि प्रयोग होती है? सांकेतिक भाषा, ब्रेल, देवनागरी, रोमन? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जबकि साइन लैंग्वेज जो होती है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। लिप रीडिंग तकनीक किससे संबंधित है? तो जो लिप रीडिंग होती है वो जो है ओठों की गति से समझना होता है। यानी लिप रीडिंग करने का मतलब होता है कि ओठों की गति से समझना होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है या उसके क्या विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी सहायता तकनीक सबसे पुरानी है? श्रवण यंत्र, कॉकलियर इम्प्लांट, सांकेतिक भाषा, FM सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, BERA टेस्ट किसका विश्लेषण करता है? दृष्टितंत्र, ब्रेन प्रतिक्रिया, नाड़ी गति या फिर रक्तचाप? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन प्रतिक्रिया। BER से संबंधित ऊपर 3 प्रश्न कराए गए हैं, जिसमें उसका फुल फॉर्म है, किसके लिए उपयोगी होता है, किसका प्रशिक्षण होता है। तो ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, ऑडिटरी ट्रेनिंग किसका विकास करता है? देखने की शक्ति, सुनने की क्षमता, बोलने की गति,
सोचने की क्षमता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक को बोलना चाहिए तेज और अस्पष्ट, धीरे और स्पष्ट, बहुत धीरे या फिर चिल्लाकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धीरे और स्पष्ट बोलना चाहिए ताकि बच्चा आपके इशारे और लिप रीडिंग आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षण साधन है मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, दृष्टि संप्रेषण या फिर टेलीफोन। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि संप्रेषण, यानी जो श्रवण बाधित बच्चा होता है अब वो सुन तो सकता नहीं तो वो कैसे सीखेगा, तो वो चीज़ें देख देख कर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, विदेशी भाषा, मातृभाषा, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो जो सुनने में असमर्थ बच्चे होते हैं उनको जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्कूलों में श्रवणबाधित छात्रों के लिए कौन सा परीक्षण अनिवार्य है, ब्लड टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट, आई टेस्ट, ब्रेन टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑडियोमेट्री टेस्ट जो है अनिवार्य होता है। जब एक बच्चा ओठों को देखकर संवाद समझता है तो उसे क्या कहते हैं, लिप रीडिंग, फिंगर स्पेलिंग, ब्रेल रीडिंग या फिर ऑडियो लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लिप रीडिंग। जब बच्चा देखकर समझता है तो उसे यानी वो लिप रीडिंग के द्वारा वो संवाद करता है या संवाद को समझता है। श्रवण यंत्र किस अंग में लाया जाता है, कान, आँख, नाक, मुंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता है कि कान, यानी श्रवण यंत्र जो है कान है। हस्त संकेतन भाषा का मुख्य उद्देश्य है लिखित भाषा सिखाना, मौखिक भाषा सिखाना, संप्रेषण में मदद करना, दृष्टि सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संप्रेषण में मदद करना। अगला क्वेश्चन है यदि बच्चा आंशिक रूप से सुन सकता है तो उसे कहते हैं पूर्ण बधिर, आंशिक बधिर, नेत्र बाधित, मानसिक रूप से मंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंशिक श्रवण बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने का प्राकृतिक माध्यम है, तो जो सुनने का प्राकृतिक माध्यम होता है इसको तो ऑप्शन से ही बताया जा सकता है कि किसके द्वारा हम सुनते हैं, कान के द्वारा, आँख के द्वारा, जीभ के द्वारा या फिर त्वचा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबको पता है कि कान के द्वारा जो है हम सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें अलग करना, समाज में शामिल करना, विशेष स्कूलों में भेजना, सीमित शिक्षा देना। तो एकीकृत का मतलब होता है यानी एकजुट, यानी समाज में शामिल करना जो है श्रवणबाधित छात्रों की एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा सबसे उपयोगी होती है, सांकेतिक या फिर साइन लैंग्वेज, रोमन लिपि, चीनी भाषा या फिर लैटिन भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में किसका उपयोग होता है, ध्वनि का, संकेत का, लिखा हुआ शब्द या फिर संगीत का। तो जो सांकेतिक भाषा है वो जो है संकेत यानी साइन पे डिपेंड करती है, इसीलिए उसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। एफएम हियरिंग सिस्टम किसके लिए सहायक होता है, दृष्टिबाधित, शारीरिक विकलांग, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार किस आयु समूह के लिए है, 3 से 6, 6 से 14, 14 से 18 और 18 से 21। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, यानी 6 से 14 वर्ष को यानी फ्री शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉकलियर इम्प्लांट की सहायता से क्या सुधारा जा सकता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट की सहायता से जो है सुनने की शक्ति को सुधारा जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। श्रवण यंत्र का मुख्य कार्य है आवाज़ को कम करना, आवाज़ को बढ़ाना, ध्वनि को बदलना, ध्वनि को समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवाज़ को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हियरिंग लॉस कितने डेसिबल में मापा जाता है,
0 से 25 dB, 25 से 40 dB, 40 से 60 dB, 60 से 80 dB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी पर निर्भर करता है, और लेकिन सामान्य रूप से 25 dB से ऊपर सुनने में कठिनाई मानी जाती है। ऑडियोमीटर किसका प्रशिक्षण करता है? दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑडियोमीटर जो होता है वो श्रवण का परीक्षण करता है। श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाते समय किस तकनीक का सहारा लिया जाता है? दृश्य तकनीक, श्रव्य तकनीक, स्पर्श तकनीक या फिर गंध तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दृश्य तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्लियर इम्प्लांट प्रत्यारोपण में कौन सा अंग प्रत्यारोपित होता है? बाहरी कान, आंतरिक कान, मध्य कान या फिर नसिका मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंतरिक कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हानि को पहचानने की कौन सी आधुनिक तकनीक है? MRI, CT स्कैन, BERA टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा BERA टेस्ट जो है श्रवण हानि को पहचानने की आधुनिक तकनीक है। श्रवण बाधित छात्रों के लिए सबसे अच्छा संवाद माध्यम क्या है? चिल्लाकर बोलना, इशारे करना, लिखित प्रश्न या फिर मौन रहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इशारे करना, यानी इशारे करना जो है श्रवण बाधितों के लिए जो है सबसे अच्छा जो है संवाद का माध्यम होता है। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर है 64, हियरिंग एड से कौन सी सुविधा मिलती है? अधिक तेज सुनाई देता है, ध्वनि समाप्त होती है, ध्वनि धीमी होती है, संगीत बजता है। तो जो हियरिंग एड होता है उससे क्या होता है? अधिक तेज सुनाई देने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक सामान्य व्यक्ति की सुनने की क्षमता सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 2000 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल मेथड किस पर आधारित होता है? श्रवण और मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण या फिर चित्र संप्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण और मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ है देखने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, चलने में कठिनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुनने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, क्यूड स्पीच का उपयोग किसके लिए होता है? दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक विकलांग, मानसिक मंदता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित। अगला क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स को किससे संचालित किया जाता है? गैस, बैटरी, बिजली या फिर सोलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैटरी के द्वारा, यानी हियरिंग एड्स को जो होता है और बैटरी के द्वारा, यानी जो हियरिंग एड होता है उसमें क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है, और बैटरी के द्वारा उसको करंट मिलता है और वो अपना वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? सोचने पर, बोलने पर, पढ़ने पर, लिखने पर। तो जैसा कि हियरिंग लॉस से ही स्पष्ट होता है कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा बोलने पर पड़ेगा, यानी जो बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या, यानी उसके अंदर भाषा का विकास ही नहीं होगा, और जब तक भाषा का विकास नहीं होगा तब तक बच्चा बोल नहीं सकता है। तो हियरिंग लॉस का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो बोलने पर पड़ता है। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा विकास में देरी का मुख्य कारण है कम बौद्धिक क्षमता, सुनने में असमर्थता, दृष्टि दोष या फिर आर्थिक स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनने की असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्लियर इम्प्लांट किसे किया जाता है? नेत्रहीन, बधिर, मानसिक मंद, शारीरिक विकलांग। तो जो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है वो बधिर बच्चों में या बधिर लोगों में किया जाता है ताकि उनके सुनने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। फिंगर स्पेलिंग किस भाषा का भाग है? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या फिर दृश्य। यानी जो फिंगर स्पेलिंग होती है वो साइन लैंग्वेज या फिर ओरल या फिर रिटेन या फिर विजुअल, यानी किसका भाग है? तो वो जो है सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का जो है भाग है। हियरिंग इम्पेयरमेंट को कितने प्रकार में बांटा जाता है? 1, 2, 3, 4। तो इसको कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कौन से प्रकार हैं? जिनको पता है वो लोग कमेंट में करें, और जिनको नहीं पता है तो इसको पिछली वीडियो में कराया गया है, इसको देख ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हियरिंग लॉस में भाषा शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? समय का हस्तक्षेप, बाद में हस्तक्षेप, व्यायाम, खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समय का हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट किस वर्ग में आता है? दृश्य विकलांगता, श्रवण विकलांगता, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण विकलांगता। एक जनरल सा क्वेश्चन है कि विकलांगता को अब किस शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है? यानी जो विकलांगता है, अब विकलांगता को किस नए शब्द से संबोधित किया जाता है? तो जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि विकलांगता को अब किस नाम से जाना जाता है, यानी डिसेबिलिटी का हिंदी में अब नया नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को श्रवण बाधित छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर, सहानुभूतिपूर्ण, अनदेखा करना, अनुशासनहीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स में कौन सा भाग सबसे मुख्य होता है? माइक्रोफोन, स्क्रीन, वायर, बैटरी पैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी है? बधिर व्यक्तियों के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो जो साइन लैंग्वेज होती है वो बधिर व्यक्तियों के लिए जो है उपयोगी होती है, यानी जिसे सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। हियरिंग एड का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, आइंस्टीन और या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हियरिंग एड का आविष्कार किसने किया था? तो वो ग्राहम बेल ने किया था। हियरिंग लॉस का निदान कौन करता है? शिक्षाविद, ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सक या फिर परामर्शदाता। तो जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि हियरिंग लॉस का जो निदान करेगा या जो डायग्नोस करेगा वो ऑडियोलॉजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स किस ध्वनि को बढ़ाते हैं? अवांछित ध्वनि, आवश्यक ध्वनि, संकीर्ण ध्वनि या फिर सभी ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो अनावश्यक ध्वनि, यानी हियरिंग एड्स जो होते हैं किस ध्वनि को बढ़ाते हैं? तो आवश्यक ध्वनि को बढ़ाते हैं। बधिरता कितने प्रकार की होती है? तो बधिरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कितने लोगों को पता है? जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, और जिनको नहीं पता है तो वो पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आज ही इसको हमने 2 बार पूछा है कि बधिरता कितने प्रकार की होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। श्रवण स्तर का अंतर है, दृष्टि का अंतर है, शिक्षा का अंतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण स्तर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? केवल संकेत, संकेत या मौखिक संचार, केवल मौखिक संचार, केवल लिखित संचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संकेत और मौखिक, यानी साइन लैंग्वेज उसके साथ साथ ओरल दोनों क्या है टोटल कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस से सबसे अधिक प्रभावित होता है सोच, भाषा विकास, दौड़ना या फिर खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर लैंग्वेज ही नहीं डेवलप होगी तो फिर वो अपने प्रभाव को या अपने भावों को कैसे व्यक्त करेगा। तो हियरिंग लॉस में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो भाषा विकास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में हियरिंग लॉस का मुख्य कारण क्या है? चोट, जन्मजात दोष, बुढ़ापा या फिर नशा। तो इनमें जो प्रमुख कारण है वो जन्मजात दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स का कार्य क्या है? शोर करना, आवाज़ कम करना, आवाज़ बढ़ाना, आवाज़ खत्म करना। तो इसका जो हियरिंग एड्स का जो उपयोग होता है वो आवाज़ बढ़ाने के लिए होता है, यानी जब श्रवण बाधित व्यक्ति जब हियरिंग एड्स लगा लेता है तो अगर कम आवाज़ है तो वो उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ताकि उस व्यक्ति को जिसने हियरिंग एड्स पहन रखा है उसको स्पष्ट सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, IEP किसके लिए बनाया जाता है? सामान्य छात्र, विशेष आवश्यकता वाले छात्र, शिक्षकों के लिए, स्कूल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस को मुख्यतः किससे मापा जाता है? kg, cm यानी सेंटीमीटर, ऊपर किलोग्राम, dB यानी डेसिबल,
किमी यानी किलोमीटर। तो जो हेयरिंग लॉस होता है वो क्या होता है, वो डेसिबल में नापा जाता है। किलोग्राम में वस्तुओं का वेट नापा जाता है। सेंटीमीटर में किसी की लंबाई नापी जाती है, जैसे कपड़े की लंबाई या ये सब चीज़ें। किलोमीटर में बड़ी दूरियां नापी जाती हैं। तो हेयरिंग लॉस किस में नापा जाता है, डीबी में यानी डेसिबल में। हेयरिंग टेस्ट में उपयोग होने वाला उपकरण है बैरोमीटर, ऑडियोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस सबसे पहले किसे प्रभावित करता है। तो हियरिंग लॉस जो सबसे पहले है भाषा को प्रभावित करता है। अगर आपने ऊपर वाली वीडियो देखी है तो कम से कम 3 और 4 से प्रश्न जो हैं भाषा से संबंधित होते हैं, जिनको कई रूपों में पूछा जा सकता है कि हियरिंग लॉस सबसे पहले क्या प्रभावित होता है, हियरिंग लॉस किसको प्रभावित करता है, भाषा का विकास किस कारण नहीं होता है। तो इन 3-4 क्वेश्चनों को इम्पॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस के निदान के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्लड टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट, एक्सरे, शुगर टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑडियोमेट्री टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्टाइल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मौखिक संचार, लिखित संचार, स्पर्श आधारित संचार, श्रव्य संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य आधारित संचार। जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पेपर के समय आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स के बिना बच्चे में क्या कठिनाई होती है, बोलने में, दौड़ने में, लिखने में, खेलने में। तो जो हियरिंग एड्स होते हैं उनके बिना जो है बच्चों में बोलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में इंटरवेंशन का सही समय है प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। आप लोगों से क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था की एज क्या से क्या होती है, किशोरावस्था की क्या होती है, युवावस्था की क्या होती है और वृद्धावस्था की क्या होती है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट और टेट में भी पूछा जाता है कि किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी कमेंट करके बताएंगे कि किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईईपी में क्या शामिल होता है, लक्ष्य और उद्देश्य, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, पाठ्यक्रम की सूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य और उद्देश्य। हियरिंग लॉस बच्चों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, सामाजिक विकास में बाधा, आर्थिक विकास में बाधा, राजनैतिक विकास में बाधा, भौतिक विकास में बाधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास में बाधा, क्योंकि हियरिंग लॉस वाले बच्चों में भाषा का विकास नहीं हो पाता है और भाषा के विकास का प्रभाव न होने के कारण जो है उनको सामाजिक विकास में क्या होती है, बाधा पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है नॉइज फ्री यानी कम शोर वाला क्षेत्र, बाजार, कारखाना या फिर रेलवे स्टेशन। तो उनका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉइज फ्री क्षेत्र यानी जहाँ पर कम आवाज़ होती है यानी शोर कम होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड्स का मुख्य कार्य है ध्वनि बढ़ाना, ध्वनि समाप्त करना, ध्वनि कम करना, ध्वनि बदलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाना। आज इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो सभी लोग ये ज़रूर बताएंगे कि आज की वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ साथ जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग एग्जाम टिप्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।